नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2016 का व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। ये देखेंगे। इसकी परीक्षा हुई थी 24 अप्रैल 2016 को और इसके पहले 2 प्रश्न पत्र व्याख्या सहित इसी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं जूनियर असिस्टेंट के। आप देख सकते हैं। अगर आप जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सभी व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र जो आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। और एक बात ध्यान रहे, इस वीडियो में हमारा उद्देश्य ये है कि आप प्रश्नों की प्रकृति को समझें कि लेवल क्या है, और हिंदी की व्याख्या करेंगे। जीके जीएस जो भी कंप्यूटर है ये सब बताएंगे, लेकिन मैथ और मैथ तो कमी आती है। रीजनिंग के जो भी प्रश्न हैं उनको यहाँ पे हल कराना हमारे लिए संभव नहीं है। कारण ये है कि हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है कि मैं यहाँ पे पेन से या जो भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा कुछ नहीं हमारे पास कि हम हल करके आपको बता सकें। बस आप प्रश्न का लेवल देख पाएंगे। आप प्रश्न हम दिखा देंगे, आपकी इच्छा है तो आप वीडियो को रोकिएगा, इसके बाद उस प्रश्न को सॉल्व करिए, बाद में उत्तर मिला लीजिएगा, आंसर भी आपको दिखाएंगे। चलिए हिंदी से शुरुआत करते हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, प्रश्न पूछा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, 8, 10, 5। देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारे दृष्टिकोण से हमें विवादित लग रहा है। यहाँ पर होना चाहिए जो मैंने पढ़ा है। हिंदी भाषा अगर बोलियों को देखा जाए तो 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है और इन वर्गों को उपभाषा कहते हैं। तो उपभाषा अगर लिखा होता तो यहाँ पर उत्तर हो जाता 5। ठीक है। और बोलियाँ जो होती हैं आप जानते हैं कि मुख्यतः बोलियाँ कितनी होती हैं, 18 बोलियाँ होती हैं, आपने भी पढ़ा होगा। तो इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, हमने बता दिया। उपभाषा बोला जाए तो 5, बोलियाँ बोली जाए तो 18। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, और जिसकी रचना चंद्रवरदाई द्वारा की गई है। और हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। कवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो हिंदी के वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? उत्तर हो जाएगा संयुक्त काल। हिंदी साहित्य का संयुक्त काल में विभाजन नहीं किया गया है। हिंदी साहित्य आदिकाल 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 1350 से 1650 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850 ईस्वी, आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक में विभाजित किया गया है। तो प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो संयुक्त काल विभाजन नहीं है। अगला है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। उत्तर हो जाएगा कारक। तो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि कारक है। व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो कारक कहलाती है। तो परिभाषा मिल रही है यहाँ से कारक की, व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो कारक कहलाती है। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया से पता चले उसे कारक कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 8 होती है। लिंग से स्त्री या पुरुष जाति तथा वचन से एक या अनेक होने का पता चलता है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी अर्थात पक्ष माना है। लेकिन सही उत्तर क्या होना चाहिए? कारक। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? उत्तर हो जाएगा चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो योजक क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में थी योजक क्रिया है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? उत्तर हो जाएगा साधित सकर्मक धातु। अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाती हैं? साधित सकर्मक धातु। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई जगह पूछा जा चुका है, यानी कई परीक्षाओं में। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुएं अकर्मक एवं सकर्मक 2 प्रकार की होती हैं। मूल अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं। विकल्प में साधित सकर्मक धातु दिया गया है, अतः यही उत्तर होगा। इसके अतिरिक्त 2 या अधिक धातुओं के संयोग से संयुक्त धातुएं बनती हैं, जैसे रोने लगा, हंस चुका, पहुँच गया आदि। जिन धातुओं के संपादन में
दो कर्मों की आवश्यकता हो द्विकर्मक धातुएं कहलाती हैं। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ या लड़का एवं वेद दो अलग अलग कर्म हैं, अतः पढ़ाता हूँ द्विकर्मक धातु है। सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। कौन सा अलंकार है? उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति से एक से अधिक बार हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ सारंग का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है तथा इसका अर्थ अलग अलग है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। विकल्प सी सही हो जाएगा। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा विभत्स रस। तो जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो विभत्स रस। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। जब किसी दृश्य को देखकर या याद कर मन में जुगुप्सा या घृणा के भाव की परिपक्वता पाई जाए तो वहाँ विभत्स रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का विस्मय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा छंद प्रकार नहीं है, यानी छंद नहीं है? उत्तर हो जाएगा दृष्टांत, क्योंकि ये क्या होता है? दृष्टांत छंद का प्रकार नहीं है बल्कि दृष्टांत अलंकार होता है। चौपाई, दोहा, सोरठा, उल्लाला, कुंडलियाँ, छप्पा, अहीर, रोला, आला, हरिगीतिका, बरवय इत्यादि छंद के प्रकार हैं। आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी अर्थात सोरठा माना है। तो दृष्टांत पढ़ा होगा अपने अलंकार में। प्रश्न संख्या 10, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि व अयाद संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? तो स्वर संधि के भेद होते हैं। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा 10वें का। स्वर संधि 5 प्रकार के उसमें लिखा हुआ दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण और अयाद, याद रखिएगा। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट का क्या हो जाएगा? पथ से भ्रष्ट अर्थात तत्पुरुष समास। विकल्प सी सही हो जाएगा। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। संख्यावाचक विशेषण है तो विकल्प भी द्विगु समास हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उत्तर हो जाएगा चिदम्बरा, 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 हो गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? उत्तर हो जाएगा सौर सेनी अपभ्रंश से। विकल्प ए सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है और इसको पढ़ेंगे तो उत्तर आप देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप हल कर सकते हैं। ये पैसेज है, रोकिएगा इतना, फिर इसके बाद इतना पूरा पढ़िए। अब उत्तर प्रश्न देख लीजिए। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, बी उत्तर हो जाएगा। 15 का बी। 16 जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, विकल्प सी हो जाएगा। 17 उन्नत राष्ट्र के विकास का प्रथम सोपान क्या है? विकल्प ए हो जाएगा। 18 में डी हो जाएगा। 19 में बी हो जाएगा। 20 से 24 तक देखते हैं। त्रुटिहीन से यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन न हो तो डी पर चिन्ह लगाइए। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम, यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि शब्द श्रेष्ठतम में शब्द सबसे समाहित है, अतः दोनों का प्रयोग एक साथ करना अनुचित होता है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पर प्रातःकाल के साथ समय का प्रयोग नहीं किया जाए, क्योंकि प्रातःकाल से समय का बोध होता है, क्योंकि प्रातःकाल स्वयं समय का सूचक है। तो प्रातःकाल के साथ समय का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो विकल्प भी गलत हो जाएगा। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। विसर्जन नहीं होता यहाँ पर, विसर्जन क्रिया की जगह विसर्जित विशेषण होगा, विसर्जित हो चुकी थी। तो प्रश्न संख्या 22 का जवाब हो जाएगा विकल्प सी। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो बी गलत हो जाएगा। गाय का शुद्ध गाय का, उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, ये लिखना चाहिए शुद्ध गाय। तो विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। विकल्प 20 का हो गया 24 का। 25 से 29 तक देखिए
क्या है वो वाक्यांश दिए गए हैं कहावत के लिए। 4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पत्र पर चिन्ह लगाइए। पत्थर को जोंक नहीं लगती, यानी हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। विकल्प डी सही जवाब। विहंगम दृष्टि, विहंगम दृष्टि, विहंगम दृष्टि या विहंगावलोकन का अर्थ होता है सरसरी नज़र। बहुत अच्छा प्रश्न है। विहंगम दृष्टि, सरसरी नज़र। काटो तो खून नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। विकल्प सी सही हो जाएगा 27 का। काटो तो खून नहीं। एक आंख न भाना, यानी बिल्कुल अच्छा ना लगना। विकल्प डी सही हो जाएगा 29। उंगली उठाना, दोष की ओर संकेत करना। विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 से 34 तक देखिए। 1 से 6 के अंतर्गत इनको कुल मिला के इनका उचित क्रम क्या होगा, तो उचित क्रम बताना है। कौन कौन आएगा पहले देखते हैं। पहले लिखा समय को परखने वाला और समय की रंक से धनाढ्य करोड़पति से भिखारी उपेक्षा करने वाला हो जाता है। यानी सही क्रम क्या है, समय को, इसको पढ़ेंगे आप तो कहाँ शुरुआत करेंगे। समय को परखने वाला रंक से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। जब इस तरह से आप लिखेंगे तो विकल्प सी आपको सही जवाब मिलेगा। रा पहले होगा, या, वा और ला। 1 और 6 अपनी जगह पर लिखना है। इसका मतलब ब्लैक से लिखेगा, इसका मतलब 1 और 6 में परिवर्तन नहीं करना। बाकी या, रा, ला, वा वाले ऑप्शन में ही आपको अरेंजमेंट करना होता है। भारतीय गांवों के अब 1 6 पहले आएगा, देखिएगा करने का तरीका। 1 और 6 पहले ही रहेगा। भारतीय गांव शुरुआत होगी और करना होगा से अंत होगा, लेकिन बीच में आपको क्रम से लिखना होगा। भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। विकल्प भी सही हो जाएगा। समाचार पत्रों में परिचित होते हैं, तो प्रश्न संख्या 32 का इसी तरह से करना है आपको। तो प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब हो जाएगा डी। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक और उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। प्राचीन काल में बड़ा कठिन था, बीच में क्या करना है, तो प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थीं, जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। प्रश्न संख्या 34, भारत जैसे देशों के लिए कुटीर उद्योग अधिक संख्या वाले अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। विकल्प ए हो जाएगा सही। भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। हिंदी भाषा, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है, तो हिंदी श्रेष्ठ योगात्मक है। आकृति की दृष्टि से हिंदी श्रेष्ठ योगात्मक या वियोगात्मक प्रकार की भाषा है। चीनी भाषा मंदारिन अयोगात्मक प्रकार की तथा द्रविड़ भाषा अश्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, उत्तर हो जाएगा पश्च समृद्ध है, पश्च समृद्ध है। छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषा की बोली है, उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, तो पूर्वी हिंदी की बोली है। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है, तो विकल्प ए ओ, ये वाला ठीक है, बहुवचन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। उत्कर्ष से कुशाग्र विद्यार्थी या कुशाग्र कौन सा विशेषण है, तो उत्तर हो जाएगा गुणवाचक। विकल्प डी सही हो जाएगा। भक्तिकालीन कवि नहीं है, तो यहाँ पर बिहारी सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास भक्तिकाल के कवि थे, तो बिहारी लाल जयपुर नरेश सिंह के दरबार में रहकर काव्य की रचना करने वाले रीतकाल के कवि थे। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 719 दोहे संकलित हैं। 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। अब ये देखिए रीजनिंग के प्रश्न हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। ये पहला 41 प्रश्न क्या देखिए आप, आंसर अभी मत देखिएगा, सॉल्व करिएगा वीडियो को, फिर आगे बढ़ाइए। बता दिया पहले ही तरीका आपको कैसे करना है, हल कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको बुक नहीं लेनी पड़ेगी। ये देखिए प्रश्न क्या 42, ये उत्तर इसका ढक दिया, नोट कर लिया और रोक लिया होगा। अब इसका आंसर मिला लीजिए आप। प्रश्न क्या इसी तरह 43 है, ये देखिए ये 43 हो गया, इसका आंसर देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 45 और प्रश्न संख्या 46। देखिए गणित से प्रश्न आ गया, भिन्न से। इसके बाद 46 के बाद तुम्हारा 47 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 47 देख लीजिए। 47 के बाद 48 सीरीज का क्वेश्चन है, ये देखिए 49 देख लीजिए।
50 देखिए रीजनिंग से, आप हल भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 51, 52 देखिए, ये 53, 54, इनको आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं आता तो आप व्हाट्सएप पे में बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। प्रश्न संख्या 55 देखिए, क्योंकि कभी कभी हल से भी समझ में चीज़ें नहीं आती हैं। 55 देखिए। प्रश्न संख्या 56, प्रश्न संख्या 57 कैलेंडर से। प्रश्न संख्या 58, प्रश्न संख्या 59, प्रश्न संख्या 60। देखिए सामान्य जानकारी से प्रश्न है, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? उत्तर हो जाएगा 5 करोड़ रुपए। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। इसके लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना बनाई गई है। इस योजना का नाम MPLADS मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, लेकिन सामान्य भाषा में लोग इसे MP फंड कहते हैं। तो कितनी सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? उत्तर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका पाकिस्तान की पूर्व PM बेनजीर भुट्टो है। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तानी या किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। बेनजीर भुट्टो ने अपने जीवन तथा राजनीति के बारे में विस्तार लिखा। भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में 28 जनवरी 1935 को स्थापित किया गया। 50 विद्यार्थियों के साथ फरवरी 1935 में इस कॉलेज ने अपनी शुरुआत की, जबकि मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना फरवरी 1935 को हुई थी। तो कलकत्ता हो गया सही उत्तर। आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? उत्तर हो जाएगा सिक्किम। 2015 का BCCI क्रिकेटर के लिए मनोनीत किया गया विराट कोहली को। ये करंट से है, इसका कोई अभी मुश्किल है किया है, लेकिन कभी कभी बहुत पुराने करंट अफेयर से आ जाते हैं, जो कि फिर ज़रूरी नहीं होता कि किसी को आए, क्योंकि इतना कौन पुराना पड़ेगा, 6 साल 7 साल का। अधिवर्ष लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अधिवर्ष लीप ईयर का जनक इनमें किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा जूलियस सीजर को। सर्वप्रथम ईसा पूर्व 46 में जूलियस सीजर द्वारा जूलियस कैलेंडर लीप वर्ष की व्यवस्था की गई थी। कैलेंडर का अंतिम महीना फरवरी होता था, जो सबसे छोटा महीना भी था। जूलियन कैलेंडर में कुछ कमी रह गई थी, जिसको लुईस गिलियो ने दूर किया। बस अच्छा प्रश्न है कि लीप ईयर का जनक किसे कहा जाता है? जूलियस सीजर। उत्तर याद रखना। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ग्लेशियर एक्सप्रेस स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। यह स्विस आल्प्स के केंद्र में जर्मट और सेंट मॉरिस के 2 प्रमुख पर्वत रिसोर्ट्स को जोड़ने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो ग्लेशियर एक्सप्रेस कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। बिनसर का जंगल भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। बिनसर का जंगल उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब इसे वन्यजीव अभ्यारण्य भी बना दिया गया है। व्यास सम्मान से 25वें। तो उत्तर डॉक्टर सुनीता जैन। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? उत्तर हो जाएगा स्तंभ। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? उत्तर हो जाएगा स्तंभ। नेपाल के राष्ट्रगान का रचयिता कौन है? नेपाल के राष्ट्रगान का रचयिता है PK राय। नेपाल के राष्ट्रगान का रचयिता है कौन? PK राय। प्रदीप कुमार राय व्याकुल महिला द्वारा रचित सयों थुंगा फुल्का को नेपाल के राष्ट्रगान के तौर पर 3 अगस्त 2007 को स्वीकार किया गया। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का। विकल्प A। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझाते हुए कहा था कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म MP के महू जिले में हुआ था। 73। मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? तो धारा 84। विकल्प C। आर्थिक आसूचना परिषद का अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री। EIC का अध्यक्ष आर्थिक
आसूचना परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। केंद्रीय आसूचना परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो भारत की एक आसूचना एजेंसी है जो आपराधिक अपराधों एवं आर्थिक युद्धों से संबंधित सूचना एकत्र करती है। इसकी स्थापना सन 1985 में की गई थी। इसके अंतर्गत आर्थिक आसूचना परिषद की स्थापना सन 1990 में की गई थी, जिसके अंतर्गत आर्थिक अपराधों जैसे नशीले पदार्थों की गैरकानूनी धंधा, तस्करी, विदेशी मुद्रा का उल्लंघन, जाली मुद्रा की आपूर्ति, जालसाजी, धन शोधन इत्यादि से संबंधित सूचना और आसूचना केंद्रीय स्तर पर आदान प्रदान का समन्वय किया जाता है। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? तो घूमर है राजस्थान का। आंग्ल विकल्प भी हो जाएगा इसका 75 का। आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती है? आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती है? प्रश्न संख्या 76 देख लेते हैं क्या उत्तर है इसका। तो 76 का उत्तर है बी। आंग्ल समाज में हत्या को 1000 AD के पहले अर्थात 10वीं शताब्दी तक अपराध नहीं माना जाता था। आंग्ल समाज में हत्या को 1000 AD के पहले अर्थात 10वीं शताब्दी तक अपराध नहीं माना जाता था। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, ये किसका कथन है? उत्तर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था जो बाद में मौलिक चिंतक के रूप में प्रयुक्त हुआ। प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो सुकरात का शिष्य तथा अरस्तु का गुरु था। प्लेटो ने अनेक विचार दिए जिसमें आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है एक है। प्लेटो के अनुसार यदि व्यक्ति किसी वस्तु का लालच न करे तो वह अपराध से दूर रह सकता है। विकल्प सी हो जाएगा। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है? तो उत्तर हो जाएगा यसोटू। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाए गए ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड गैस से खतरा है। आजकल कारखानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होने वाली अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल के पत्थरों को क्षरण हो रहा है। ताजमहल की चमक फीकी पड़ती जा रही है। आने वाले दिनों में इसके उपाय न किए गए तो ताजमहल अपनी सुंदरता खो देगा। 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? उत्तर हो जाएगा कामरूप। कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा गुर्जर के गुर्जर अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुर्जर तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। उसने यहाँ अनेक अभिलेख भी बनवाए। कल्लड़ के राज तरंगनी के अनुसार अशोक की मृत्यु पर जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी तब उसके राज्य प्रतिनिधि जालोक ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर कश्मीर को मौर्य साम्राज्य से अलग कर दिया। कामरूप असम का पुराना नाम है। यह अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है। स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सन 1887 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। ये थे 2016 का प्रश्न पत्र। हल सहित व्याख्या आपने देखा और रीजनिंग के मैथ के सवाल आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक अनुमान हो जाएगा कि किस तरह से जूनियर असिस्टेंट में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या है। यही उद्देश्य था वीडियो बनाने का। अभी और भी सेट हैं, आते रहेंगे बारी बारी से। अगर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप तक वीडियो पहुंच जाए। बाकी आपकी इच्छा। जय हिंद।